नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज 10 जनवरी है और आज हम आज के करंट अफेयर को देखेंगे। करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर का कोई दायरा नहीं रहता। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है उस एग्जाम की प्रकृति पे। हर स्टेट के अलग-अलग जो संस्था है वो अपने हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है। कहीं किसी को महत्वपूर्ण दिया जाता है तो कहीं किसी और को महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो डिपेंड करता है संस्था ऊपर, ठीक है? लेकिन करंट अफेयर अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलप भी होता है, व्यक्तित्व में निखार आता है। इसलिए करंट अफेयर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे कैसे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये वही चीज़ तो है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मात्र 10-15 मिनट का करंट अफेयर है, आपको डेली देना है। चाहे वो आप नाश्ता करते हुए, ब्रश करते हुए या टहलते हुए ही क्यों ना हो, आप आराम से 10 से 15 मिनट करंट अफेयर को दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोचते होंगे कि मैं अलग से 10 मिनट 15 मिनट करंट अफेयर के लिए निकालता हूं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप आराम से कुछ भी काम करते करते आप करंट अफेयर को देख सकते हैं। बस आपको देखना है। अब डेली जब देखेंगे ना तो आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और वो ऐसा रहेगा कि स्थायी तौर पर रह जाएगा। तो करंट अफेयर में ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ 15 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का व्यापम के क्वेश्चन में। तो 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत है। इतना तो आपका संविधान इतिहास में नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में करंट अफेयर देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो करंट अफेयर आप बिल्कुल डेली पढ़िए, बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते दोस्तों। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है? इसका सही उत्तर बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक, देखिए ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है, केरल और मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, केरल। ठीक है, तो केरल गवर्नमेंट जो है मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक दायित्व तो होता है राज्यों का। आप जैसे पढ़ते होंगे, जैसे भाग 5 में है। ठीक, यदि हम बात करते हैं भाग 5 में, बात करते हैं हम, सॉरी भाग 5 की नहीं, भाग 6 की बात करते हैं, भाग 4 की बात करते हैं डीपीएसपी में। डीपीएसपी में राज्यों का दायित्व तो है कि किस तरह से अपने राज्य के नागरिकों का कल्याण करें। तो ये सब जो पेंशन या फिर कल्याणकारी जो योजना आता है सरकार के द्वारा, ये सब डीपीएसपी में लिखा गया है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। चलिए देखिए, केरल कैबिनेट ने चुनावी राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसने सिफारिश की है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान रखेंगे केरल का राज्यपाल कौन है, तो केरल का राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है, इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करे। इसके साथ केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला राज्य बन गया है। देखिए यहाँ पे आप क्या क्या याद कर सकते हैं। पहला, कि कौन सा राज्य है जो श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है, तो केरल। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि केरल का राज्यपाल कौन है, तो केरल का राज्यपाल को भी आप याद कर लीजिए कि आरिफ मोहम्मद खान है। देखिए एक क्वेश्चन दो लाभ मिल रहा है आपको, इसलिए बोलता हूं करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर ये प्रश्नोत्तरी शैली में, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रश्न का उत्तर बताए और आगे बढ़ गए, नहीं, आप पूरा विश्लेषण जो दिया गया है यहाँ पे उन सबको पढ़े। अब वहां से भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आरिफ मोहम्मद खान, ये इंपॉर्टेंट है, वहां के राज्यपाल है। राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें राज्यपालों के बारे से भी पूछ दिया जाता है। तो ऐसे में आप याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो किस योजना के तहत किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मनरेगा के तहत। मतलब मनरेगा में जो भी कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों का
सामाजिक जो है स्थिति और बेहतर हो। ओके, इसीलिए यहाँ पे कल्याण बोर्ड का गठन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, है ना, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तहत ध्यान रखेंगे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में सूचीबद्ध स्थल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्वदेश दर्शन 2.0, इससे पहले जो था वो था स्वदेश दर्शन, लेकिन अब क्या आ गया, स्वदेश दर्शन 2.0। ये 2014-15 में देखने को मिला था स्वदेश दर्शन। ठीक है, स्वदेश दर्शन से जैसे नाम से ही पता है दोस्तों कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक, धार्मिक ये जो स्थल है, इन सब चीजों को क्या करना है, संरक्षित करना है और पर्यटन की दृष्टि से उसको और आगे लेकर जाना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हम्पी और मैसूर। ये दोनों के दोनों अभी हाल ही में, ध्यान रखेंगे, वैसे तो इसमें बहुत सारी स्थलों को सूचीबद्ध कर दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल हाल ही की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम्पी और मैसूरू दोनों के दोनों कहाँ है, किस राज्य में है। देखिए अब यहाँ से राज्य भी आपको याद हो जाएगा, हम्पी और मैसूरू जो है कर्नाटक राज्य में है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि केरल में तो नहीं, तमिलनाडु में तो नहीं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तो नहीं, नहीं, तो ये जो कहाँ है, कर्नाटक में है, हम्पी और मैसूरू। ठीक है, इसे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। चलिए देखिए इसमें मैसूर और हम्पी, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें नई पर्यटन नीति, ध्यान रखेंगे, ये जो नई पर्यटन नीति जो है अभी 2023 से, जनवरी 2023 से लागू भी हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जो गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। हम्पी और मैसूर उन 19, ध्यान रखेंगे, उन 19 स्थानों में शामिल है जिन्हें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया गया है। ध्यान रखेंगे, देखिए मैं बोला ना, अकेले ये नहीं है कि अभी अभी इसी को स्वदेश दर्शन योजना के तहत सूचीबद्ध किया है। देखिए कुल 19 स्थानों में शामिल है, यानी कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 19 स्थानों को, ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेंगे। देखिए इस गंतव्य ने पूरे वर्षों में उच्च फुटबॉल देखा है और दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए यह कर्नाटक के लिए गर्व का क्षण है कि हम्पी और मैसूर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसमें आप देख लेंगे ये 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना को लाया गया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रत्येक राज्य से 2 गंतव्य चुने गए थे। ठीक है, 2 गंतव्य चुने गए हैं। राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात और केरल शामिल है। ओके, ठीक है, इस योजना में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। देखेंगे स्वदेश दर्शन योजना क्या था। ये देखिए 2014-15 में इसको शुरू किया गया था सबसे पहले, और अभी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 ये अभी चालू किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत सर्किट की पहचान की गई है। विषय 15 विषयगत जैसे धार्मिक है, ऐतिहासिक है, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, या और किस चीज, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, तो इस तरह से 15 कैटेगरी में बांटा गया है इसको, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका डिटेल्स वीडियो मैं और कभी बना दूंगा। देखते हैं आगे। देखिए हाल ही में किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भूटान, नेपाल, म्यांमार, ताइवान। ठीक है, आपको बताना चारों में से सही ऑप्शन क्या है। यदि आपको पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ठीक है, ताइवान। देखिए ताइवान के सांसदों ने नए नियम पारित किए हैं जो स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का 25% कर क्रेडिट में बदलने की अनुमति देते हैं, जो देश में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों को रखने और द्वीप के प्रौद्योगिकी नेतृत्व को बनाए रखने के प्रयास का एक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिए, ताइवान को चिप्स अधिनियम पारित किया गया है ताइवान में। ओके, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ताइवान भले ही छोटा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर में वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा भूमिका है ना। दुनिया भर के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में ही तैयार किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी मिल रही है। चीन के पास सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में,
और वही चीन की बात करते हैं तो विशेषज्ञ की वहां भरमार है। लेकिन ताइवान की यदि हम बात करते हैं एडवांस सेमीकंडक्टर में उसका 90% हिस्सेदारी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश, ठीक है, या सॉरी, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो देखिए डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ना पूरी तरह से, तो ये हो जाएगा केरल। ठीक, देखिए केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री देख लीजिए पिनाराई विजयन ने हाल ही में घोषणा की है। तो देखिए यहां से आपको सीएम का भी नाम याद हो गया कि केरल का सीएम कौन है, तो पिनाराई विजयन। ठीक है, ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक बता देता हूं केरल का सीएम को याद करने का। के से केरल, पी से पिनाराई, केपी। ठीक है, याद रखेंगे केपी, तो केपी जैसे बोलेंगे आपको याद हो जाएगा के से केरल, पी से पिनाराई विजयन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में SJVN की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? किस राज्य में रखी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक है, कहां, तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस परियोजना के मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है, ध्यान रखेंगे, और इससे 2454.55 मिलियन यूनिट का उत्पादन होगा, जिसमें 25 वर्षों में कुल 56,838 MU का संचयी उत्पादन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रवासी भारतीय क्या होता है, तो ये ऐसे भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है, जो भारत में नहीं विदेश में रहते हैं। ध्यान रखेंगे, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक को NRI यानी कि प्रवासी भारतीय कहते हैं। ओके, तो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। चलिए क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 9 जनवरी को जो है ना गांधी जी जो है भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी की तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे 2002 से मनाया जा रहा है। तो 8 जनवरी 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने की घोषणा की। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि 8 जनवरी को घोषणा किया गया था और 9 जनवरी 2002 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक आपको पता है ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं या कुछ चीज परचेज करते हैं तब भी हम लोग पेटीएम के थ्रू भी करते हैं, आजकल बहुत फेमस भी हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सुरेंद्र चावला है और इन्हें ही पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंधक निदेशक, है ना, प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों, ध्यान रखेंगे, प्रबंधक निदेशक और यानी कि एमडी ना, एमडी और सीईओ दोनों नियुक्त किया गया है। ओके, ध्यान रख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया, कंपनी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद यह नियुक्ति की गई है। तो देखिए नियुक्ति में भी केंद्रीय बैंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आई लव गुजरात यानी कि अहमदाबाद। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है अहमदाबाद है जो कि गुजरात का शहर है। ठीक, ध्यान रख लेंगे इसको। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है?
भूपेंद्र पटेल, याद कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम राज्य के साथ साथ राज्य के सीएम को भी देख रहे हैं, राज्यपाल को भी देख रहे हैं, उससे संबंधित और भी कुछ कुछ घटनाओं को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेंगे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। ठीक है, G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित एक महोत्सव में 78 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। ओके, और ये जो है सप्ताह भर चलेगा। समापन कब होगा? 14 जनवरी को। मतलब ये कब से कब तक चल रहा है? तो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस का आयोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया यहीं पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।